हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 7 के साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एडिटेरिया के टेस्ट 7 के साइंस का क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश गुजरता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होता है जब प्रकाश डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम में जाती है। तो कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये दो मीडिया का बाउंड्री है और यहाँ डेंसर मीडियम है और यहाँ रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम कौन सा हो गया? जैसे ग्लास से एयर में रे जा रही है या वाटर से एयर में रे जा रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये रे जा रही है, तो चूँकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। ये नॉर्मल से इसका अवे बेंडिंग हो गया। थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दीजिए तो और इस तरीक़े से बेंडिंग हो जाएगा। थोड़ा सा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दीजिए तो ये बाउंड्री के पैरेलल चली जाएगी इस तरीक़े से। और जब बाउंड्री के पैरेलल हो जाएगी यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जब 90 डिग्री हो जाएगा, और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू होगा उसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू जो ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो जिस मीडियम से रे जा रही है उसी मीडियम में लौट करके आ जाती है, और इसी फिनोमिनन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, या यूं कहें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो अब इसमें से देखिए हीरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 2.42 सबसे ज़्यादा होता है। हीरा से कांच में रे जाएगी, या कांच का कितना होता है? कांच का होता है 1.5। जल का कितना होता है? 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का 1.33, और वायु का कितना होता है? एयर का 1 होता है। तो इसमें से यदि डी के देखें, वायु से जल में जाएगी तो यहाँ पे डेंसर से रेयर में रे जा रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, डी खत्म। वायु से कांच में, यहाँ पर भी रेयर से डेंसर मीडियम में रे जा रही है, यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सी में जल से कांच में, जल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 होता है और कांच का 1.5 होता है। तो यहाँ पर भी रेयर से डेंसर में रे जा रही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं होगा। हाँ, डायमंड से यदि ग्लास में जाएगी, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है और कांच यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो डेंसर से रेयर में यहाँ पे रे जा रही है तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सर्च लाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण है। तो ऐसे ये मैं कनकेव मिरर ले रहा हूँ यानी अवतल दर्पण ले रहा हूँ। अवतल दर्पण का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इसके फोकस पे यदि लाइट का सोर्स कोई हम रख दें, लाइट का सोर्स कोई रख दें, तो यहाँ से जो भी रे जाएगी मिरर पे, जो भी रे जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब हो गई ये रे तो ये ज़्यादा दूर तक जाएगी और फोकस हो करके जाएगी, इसलिए चीज़ों को देखने में आसानी होगी, आसानी से देखा जा सकता है इससे चीज़ों को सर्च लाइट में, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। इस केस में क्या होता है कि फोकस पे लाइट का सोर्स रहता है यानी कोई बल्ब रहता है, और जो लाइट रे निकलती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद यानी दर्पण से परावर्तन के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, और उसी का यूज किया जाता है सर्च लाइट में। तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। उत्तल दर्पण का यूज कहाँ किया जाता है? साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में, रियर व्यू मिरर के रूप में व्हीकल में, क्योंकि ये हमेशा उत्तल दर्पण जो है यानी कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, स्मॉलर इमेज बनाता है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो लार्जर व्यू प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है तो भी दिख जाएगी, यहाँ ये लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है, एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है। दूसरी बात यह है कि ये हमेशा स्मॉलर, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनाएगा। पीछे से आ रही जो ट्रक है, इतनी बड़ी व्हीकल्स है, उसका स्मॉलर और सीधा इमेज बना करके दिखा देगा, देखने में आसानी होगी। इस कारण से इसका साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एक तरंग के निम्नलिखित गुणों में से दूसरे से स्वतंत्र है, वे हैं। तो एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो इसमें से स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन इसमें से
आयाम जो है एम्पलीट्यूड ये स्वतंत्र है, इन तीनों में से स्वतंत्र है आयाम, एम्पलीट्यूड राइट ऑप्शन ए होगा। और आयाम होता क्या है, यानी एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक ट्रांसवर्स वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, मीडियम का पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो अपने मीन पोजीशन से ऊपर की ओर जितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है या फिर नीचे की ओर जितना डिस्प्लेस हुआ है, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में या तो ऊपर या नीचे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसी को एम्पलीट्यूड या आयाम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फार्मूला वाले भौतिक राशि की एक जोड़ी है, तो इसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन है संवेग एवं आवेग। संवेग का क्या फार्मूला होता है, P = mv। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, यानी डायमेंशनल फार्मूला इसका हो जाएगा mLt-1 हो जाएगा। अब आवेग क्या होता है, जब कोई भी एक बहुत बड़ा फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उस फोर्स और टाइम के मल्टीप्लिकेशन को आवेग यानी इम्पल्स कहा जाता है। इम्पल्स को यदि हम जे से दिखाएं तो फोर्स × टाइम का मल्टीप्लिकेशन कहलाता है आवेग यानी इम्पल्स। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी dp/dt कह दीजिए, ×t तो ऑलरेडी है ही, dt ही इसको भी कह दीजिए, टाइम से टाइम कट जाएगा, dp यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम, p2 - p1। तो p2 - p1 क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो आएगा, यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम में से इनिशियल लीनियर मोमेंटम को जो हम घटाएंगे तो लीनियर मोमेंटम ही आएगा। तो इस चेंज इन लीनियर मोमेंटम का भी वही यूनिट होगा जो लीनियर मोमेंटम का यूनिट होगा, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा mLt-1। तो संवेग और आवेग दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ऊर्जा का, ऊर्जा उसका वही डायमेंशनल फार्मूला होगा जो वर्क का होता है। तो वर्क = होता है फोर्स × डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर और है तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा mL2t-2, यानी ऊर्जा यानी एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा mL2t-2। ऊर्जा का हो गया। दबाव, प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कहा जाता है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स का हो गया आपको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे में 1 मीटर स्क्वायर है तो ऊपर से 1 मीटर कट जाएगा, नीचे में मीटर बच जाएगा, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब बाई मीटर स्क्वायर, तो 1 से 1 कट गया तो यहाँ से हो जाएगा m, ये मीटर ऊपर जाएगा तो L-1 और T-2, तो ये हो गया प्रेशर का mL-1 T-2। पावर क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है, यानी एनर्जी बाई टाइम होगा। अभी हमने एनर्जी का निकाला mL2t-2, इसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो टाइम ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी जो पावर का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL2t-3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया और प्रतिक्रिया होते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो मतलब एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, परिमाण में बराबर होते हैं, और डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है। और एक बात और है, मान लीजिए कि ये टेबल है, ये कोई सरफेस है, इस पर कोई एक ब्लॉक रखते हैं तो ब्लॉक जो है इस सरफेस को नीचे की ओर दबा रहा है, बदले में ये सरफेस ब्लॉक को ऊपर की ओर दबा रहा है, यानी ऊपर की ओर रिएक्शन का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक्शन, इसमें से किसी एक को एक्शन और किसी को रिएक्शन कह सकते हैं हम, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं।
कोई भी पहले और कोई दूसरा बाद में एक्ट नहीं करता है। ये दोनों एक ही साथ कार्य करते हैं और दोनों ही अलग अलग बॉडी पे कार्य कर रहे हैं। एक फोर्स जो है एक सरफेस पे लग रहा है, बदले में दूसरा फोर्स जो है इस ब्लॉक पे लग रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन के फोर्सेस डिफरेंट बॉडीज़ पे काम करते हैं, हमेशा दो अलग अलग निकायों पे कार्य करते हैं। तो ये भी सही है। तो तीनों ही ये स्टेटमेंट सही है, जबकि डी में ए और बी कह रहा है, इस कारण से इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। तीनों ही सही है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, यदि किसी ध्वनि का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसका, यानी एम्पलीट्यूड जब दोगुना कर दिया जाता है तो इनमें से क्या होगा? वेग दोगुना हो जाएगा, या आवृत्ति दोगुनी हो जाएगी, या तरंगदैर्घ्य दोगुना हो जाएगा। देखिए v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है, एफ लेमडा, इसमें आयाम कहीं पर भी नहीं आ रहा है। आयाम वेलोसिटी जो है आयाम पे डिपेंड नहीं करता है, आवृत्ति भी आयाम पे डिपेंड नहीं करता है, तरंग दैर्घ्य भी आयाम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड क्या करता है? एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड करता है। इंटेंसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। लाउडनेस, मान लीजिए किसी चीज़ पे हम धीरे धीरे उसको ठकठकाते हैं तो आवाज़ कुछ ही दूर तक जाएगी, उसको ज़ोर से हम पीटना शुरू करें तो आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाएगी, यानी उसका एम्पलीट्यूड, ज़ोर ज़ोर से पीटने का मतलब क्या हुआ कि एम्पलीट्यूड हमने उसका बढ़ा दिया। एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया तो लाउडनेस बढ़ गया, वो ध्वनि जो है ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी। साथ ही इंटेंसिटी भी बढ़ गई, क्योंकि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक बंध के निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में स्थानांतरण होता है जब आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281। क्लोरीन का ले लेते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। चूँकि बॉन्ड बनते ही हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, और स्टेबिलिटी तब आती है जब उसका ऑक्टेट पूरा होता है। तो सोडियम को यदि बाहर से कोई एक इलेक्ट्रॉन दे देते, इस 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे बाहर से सोडियम को, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। या फिर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इसलिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को देगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। उसी तरीक़ा से क्लोरीन या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले ले, या 7 इलेक्ट्रॉन या किसी दूसरे को दे दे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को क्लोरीन देगा नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो जब दोनों संपर्क में आएंगे तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से ले लेगा। तो इस कारण से दोनों ही के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। क्योंकि जब इसको हम डिजोल्व करते हैं इस तरह के कंपाउंड को तो आयंस में ये टूट जाते हैं, तो इसको या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे या आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इसमें ट्रांसफ़र क्या हो रहा है? कंप्लीट ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है? ऊष्मा तरंग यानी थर्मल वेव भी कहा जाता है। तो इसमें से इंफ्रारेड रेज को थर्मल वेव भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये किसी ऑब्जेक्ट पे जब इसका इंसिडेंस होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के मिलने से, एटम्स के मिलने से बना हुआ है, और ये अपने मीन पोजीशन के अराउंड ये ऑसिलेट कर रहे हैं। जब इस पे इंफ्रारेड पड़ेगा तो ये क्या करेंगे? इनका ऑसिलेशन बढ़ जाएगा, यानी इनकी जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से इसकी थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी और ये गर्म होना, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। इस कारण से इंफ्रारेड रेज को थर्मल वेव भी कहा जाता है, ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। और इसमें माइक्रोवेव जैसे माइक्रोवेव O1, उसमें क्या होता है? जैसे वाटर मॉलिक्यूल है O और ये H है और ये H है, तो चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ स्लाइटली खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इस कारण से ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डेल्टा प्लस। यानी वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, और जब माइक्रोवेव इससे होकर के पास करेगा, माइक्रोवेव किसी भी सब्सटेंस से जब होकर के पास करता है, यदि उसमें वाटर है,
तो चूँकि माइक्रोवेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का वो कम्बिनेशन है इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और यहाँ पे चार्ज है, डाइपोल बना हुआ है, चार्ज है, तो चार्ज की उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे एक टॉर्क एग्जर्ट हो जाएगा। टॉर्क होने की वजह से ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा, यानी इसको रोटेट करवा दिया, रोटेशनल एनर्जी इसको दे दिया, तो रोटेट करना शुरू हो जाएगा। इस कारण से कोई भी खाना जो है वो पक जाता है वहाँ पे। लेकिन इनमें से इंफ्रारेड रेज को थर्मल एनर्जी कहा जाता है। टेम्परेचर दोनों ही में बढ़ रहा है, लेकिन इंफ्रारेड रेज को ऊष्मा तरंग यानी थर्मल वेव कहा जाता है। इसलिए राइट ऑप्शन सी होगा, डी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है? तो विल्सन नामक रोग में तांबा ऊतकों में जमा हो जाता है, तो राइट ऑप्शन ए होगा। कैनामन रोग में, कैनामन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें कि ब्रेन के अंदर ASPA नामक जीन में म्यूटेशन की वजह से नर्व सेल्स मैसेज रिसीव करने और सेंड करने की एबिलिटी खो देती है। और फेब्री रोग, फेब्री रोग क्या है? फेब्री रोग में एक प्रकार का फैट जमा होने लगता है शरीर में, उस फैट का नाम है ग्लोबोट्राईएसिलसेरामाइड। ग्लोबोट्राईएसिलसेरामाइड नामक फैट जो है ये जमा होने लगता है। ये भी एक इनहेरिटेड ही रोग है। और गुंथर नामक रोग, गुंथर नामक रोग जो है ये ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें एक इंजाइम की कमी हो जाती है, उस इंजाइम का नाम है यूरोपोरफायरिनोजेन। यूरोपोरफायरिनोजेन नामक इंजाइम की कमी की वजह से गुंथर नामक रोग हो जाता है, और ये ब्लड रिलेटेड रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? यानी लाउडनेस ऑफ द साउंड किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? कंपन का आयाम, कंपन की आवृत्ति, आयाम और कंपन की आवृत्ति का गुणनफल, या आयाम और कंपन की आवृत्ति का अनुपात। तो इसमें अभी एक क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें बताए हुए थे कि आयाम यानी एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस, यानी ध्वनि की प्रबलता कंपन पे डिपेंड, कंपन के आयाम पे डिपेंड करती है, यानी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे किसी भी चीज़ को यदि धीरे से हम ठक करते हैं तो ये आवाज़ कुछ ही दूर तक जाएगी, और उसको ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू करें तो वहीं आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी, यानी आवाज़ ज़्यादा लाउड हो जाएगी। तो लाउडनेस का यहाँ क्या मतलब है? हमने जब ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया तो उसको ज़्यादा कंपन करवाया, यानी जो जिस भी सरफेस पे हमने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया, सरफेस ज़्यादा और ऊपर तक, उसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा और ऊपर और नीचे जाने लगे, यानी उनका डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, और ज़्यादा ऊंचाई तक ऊपर आ रहे हैं और ज़्यादा नीचे हो जा रहे हैं, यानी एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जा रहा है। तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस यानी ध्वनि की प्रबलता। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया के मामले में सुधार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया के केस में किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे न बन करके रेटिना के पीछे बनता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी आँख है, आँख में बाई कन्वेक्स लेंस लगा होता है, यानी कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे नज़दीक में कोई ऑब्जेक्ट है, दूर का वस्तु तो ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे देता है, क्लियरली साफ साफ दिखाई दे देता है, लेकिन नज़दीक का ऑब्जेक्ट साफ दिखाई नहीं देता है। और साफ नहीं दिखाने का कारण है कि इसका इमेज रेटिना के पीछे बनता है, यानी ये जो बाई कन्वेक्स लेंस है रेज को रेटिना के पीछे फोकस किया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए इन रेज को रेटिना पे फोकस होना होगा, यहाँ पे फोकस होना होगा। तो यहाँ पे फोकस होने के लिए यदि हम यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का यूज कर दें, फोकस होने के लिए इस रे को और पास पास आना होगा, यानी कन्वर्ज होना होगा। तो इसके लिए हम क्या करें, एक कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का यूज करें। तो ये रे जो पहले ऊपर से जा रही थी थोड़ा सा और नीचे से जाएगी, ये थोड़ा सा और नीचे से जा करके और रेटिना पे फोकस हो जाएगी, ये रेटिना पे इमेज बन जाएगा और ऑब्जेक्ट दिखाई दे देगा। तो किस तरह के लेंस का यूज करेंगे? इसमें उत्तल लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के लिए किसान उपयोग करते हैं। तो मिट्टी की अम्लता को नियंत्रित करने के लिए कोई बेस यूज किया जाएगा, तो इनमें से
कीटनाशकों का यूज़ तो नहीं होगा, रासायनिक खाद का भी यूज नहीं होगा, बोरेक्स का भी यूज नहीं होगा, चूना पत्थर का यूज होगा, चूना पत्थर का यूज होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें यूज किया जाएगा, CaCO3 का। CaCO3 का यूज करने से क्या होगा, यहाँ पे Ca2+ है, Ca2+ है, और मिट्टी जो है सॉइल एसिडिक है। एसिडिक का मतलब क्या है, मिट्टी में H+ आयन है, H+ आयन है। तो ये जो ही कैल्शियम कार्बोनेट मिट्टी में मिलाया जाएगा, ये क्या करेगा, ये जा कर के सॉइल से अटैच्ड हो जाएगा, सॉइल से ये जा कर के अटैच्ड होगा और H+ आयन को डिस्प्लेस कर देगा, H+ आयन को ये डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस करने की वजह से यहाँ से जो Ca2+ और CO3 जो निकला हुआ है, तो ये कार्बोनेट आयन इस H+ से, चूँकि कैल्शियम आयन जो है H+ को दूर हटा दिया, सॉइल के साथ जा कर के अटैच हो गया, तो ये CO3 जो है ये H+ से रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बना देगा CO2 और प्लस H2O बना लेगा। तो इस कारण से मिट्टी की अम्लता कम हो जाएगी, यानी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो इसमें से सही ऑप्शन होगा चूना पत्थर का यूज करेंगे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का pH मान लगभग होता है। तो एसिड रेन का pH मान लगभग जो होता है वो 5 to 6 के रेंज में होता है, 5 to 6, हालांकि इससे भी कम हो जाता है, 4 के आसपास में भी आ जाता है, 5 और 4 के बीच में भी चला जाता है। तो इसमें से सूटेबल ऑप्शन जो है वो ए होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। और एसिड रेन होता कैसे है, जैसे कोई फ्यूल बर्न किया या व्हीकल्स में जो फ्यूल का यूज किया जाता है पेट्रोलियम वगैरह का, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र के ऑक्साइड्स ये जा कर के ऊपर जाते हैं, तो वर्षा के बूंदों यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके ये कार्बोनिक एसिड बना लिया, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड जाकर के कार्बोनिक एसिड बना लिया, सल्फर के ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना लिया, और यही वर्षा के बूंदों के साथ में नीचे आता है, जिसको एसिड रेन कहा जाता है, यानी अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्ल है तो उसका pH मान 7 से कम ही होगा, तो 7 से कम होगा, तो ऐसे 5 और 6 के बीच में है तो उसको एसिड रेन कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी ये 4 और 5 के बीच में भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कमज़ोर बॉन्ड है। तो इसमें से आयनिक बॉन्ड, अभी हमने देखा सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ था, इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। उसके बाद में कोवैलेंट बॉन्ड आता है, जैसे ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसके आउटर यानी वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन के डुएट पूरा करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं आपस में। हाइड्रोजन जो है शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, इसका डुएट पूरा हो गया। ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया हुआ है, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और दोनों हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। इस कारण से वाटर मॉलिक्यूल बन गया, और जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है उसको सहसंयोजक बंध यानी कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और इसका स्ट्रेंथ जो है आयनिक बॉन्ड से कम होता है, यानी आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में ये कमज़ोर बॉन्ड है। तीसरे टाइप का जो बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वाटर मॉलिक्यूल के केस में, चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इस कारण से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ ये खींच लेगा, तो इस पर Δ+ आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे Δ- आ जाएगा। इस हाइड्रोजन पे भी ऑक्सीजन पे Δ- आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे Δ+ आ जाएगा, Δ+। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डाइपोल बना हुआ है, चूँकि Δ+ है तो ये दूसरे जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऑक्सीजन से, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन पे जो Δ+ आया हुआ, ऑक्सीजन पे जो Δ- आया हुआ है, तो ये इन दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स में से एक के ऑक्सीजन और दूसरे के हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। और ये कब बनेगा, पोलर मॉलिक्यूल के केस में बनेगा। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड HF के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, HF के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो मतलब पोलर मॉलिक्यूल के केस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और पोलर मॉलिक्यूल तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो और
चौथे टाइप का है वांडर वाल्स फोर्सेस। तो वांडर वाल फोर्सेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक एटम दूसरे एटम के क्लोज आ गया, तो एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है और दूसरे एटम के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो एक एटम के न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। इस कारण से दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स स्लाइटली फर्स्ट एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है फर्स्ट एटम की तरफ शिफ्ट हो गया, तो दूसरे साइड में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। तो अब ये न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ है, तो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसको कहा जाता है वांडर वाल फोर्सेस। वांडर वाल फोर्स जो है एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी मॉलिक्यूल्स जो है काफ़ी जब क्लोज हैं तभी ये फोर्स लगता है, और ये एक वीक फोर्स है। जब दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.6 नैनोमीटर से ग्रेटर है, तो कोई वांडर वाल फोर्स नहीं लगता है। और 0.4 और 0.6 नैनोमीटर के बीच में यदि इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस है, तो वांडर वाल फोर्स एट्रैक्टिव रहेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं जब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस 0.4 नैनोमीटर से कम हो जाता है, तो वांडर वाल फोर्स रिपल्सिव हो जाता है, यानी एक दूसरे को विकर्षित करने लगते हैं, प्रतिकर्षित करने लगते हैं। और इनमें से सबसे जो कमज़ोर बॉन्ड है वो वांडर वाल फोर्सेस है, और सबसे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो आयनिक बॉन्ड है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोकोल बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो थर्मोकोल बनाने में इसमें पॉलीएस्टाइरीन का यूज किया जाता है, पॉलीएस्टाइरीन। और एस्टाइरीन है क्या? एस्टाइरीन कुछ इस तरीक़ा से मॉलिक्यूल होता है, एक बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, या इसमें गोला बना दीजिए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। और यहाँ पे एक CH है और इस कार्बन और एक दूसरे कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, CH2 है। ये मॉलिक्यूल है एस्टाइरीन। जब इसी एस्टाइरीन के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जब जुड़ जाते हैं, यानी जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बहुलीकरण हो जाता है, तब पॉलीएस्टाइरीन बनता है और थर्मोकोल इसी पॉलीएस्टाइरीन से बनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। टेफ्लॉन का यूज जो है कहाँ पे होता है? टेफ्लॉन का यूज होता है कोटिंग में, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में इसका यूज होता है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन बनता कैसे है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन। जैसे मान लीजिए कार्बन है और ये कार्बन है, डबल बॉन्ड यहाँ पे फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन है ये, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। जब इसी का पॉलीमराइजेशन होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, तब बनेगा टेफ्लॉन। और बेकेलाइट कैसे बनता है? बेकेलाइट बनता है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड के कंडेंसेशन से। और ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग साबुन किसके कारण व्यापक झाग उत्पन्न करता है? तो झाग उत्पन्न करने के लिए शेविंग सोप में मिलाया जाता है रोजिन नाम का एक डिटर्जेंट मिलाया जाता है, रोजिन नाम का एक गोंद यानी डिटर्जेंट मिलाया जाता है, उसकी वजह से ये झाग बनता है। और झाग लंबे समय तक बना रहे, जल्दी से सूखे नहीं, इसके लिए इसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। और दोनों ही चीज़ें पूछी गई है एग्जाम में, ये सोडियम, ये रोजिन क्यों मिलाया जाता है और ग्लिसरॉल क्यों मिलाया जाता है? तो सूखे नहीं जल्दी झाग, उसके लिए ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। और रोजिन नाम का जो डिटर्जेंट मिलाया जाता है, वो रिएक्शन के बाद में सोडियम रोजिनेट बनाता है, और सोडियम रोजिनेट की वजह से ही ये झाग बनता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, बेंजीन की संरचना है। तो बेंजीन रिंग, यहाँ पे बेंजीन रिंग का ये स्ट्रक्चर होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हर एक जगह ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। और यहाँ पे हर एक जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें पाया जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब जहाँ पे भी है, ये प्लेनर हो जाता है, प्लेनर। तो ये मॉलिक्यूल जो है प्लेनर है, यानी
एक ही प्लेन में इसके मॉलिक्यूल लाई कर रहे हैं, एक ही प्लेन में है, हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, ये प्लेनर मॉलिक्यूल है। और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान मात्रा में मोल की संख्या समान होती है, यानी इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। ये नियम है एवोगैड्रोज का, एवोगैड्रोज लॉ इसी को कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। चार्ल्स का नियम क्या है, यदि प्रेशर कांस्टेंट हो तो किसी भी गैस का वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ये है चार्ल्स का लॉ। बॉयल का लॉ क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, या वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। इसको दोनों को मिला देते हैं तो आ जाता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आ जाता है। इसको बॉयल्स लॉ कहा जाता है। और आदर्श गैस नियम, आइडियल गैस लॉ क्या है, यहाँ तो PV इज इक्वल टू nRT है आइडियल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन होता है, PV इज इक्वल टू nRT आइडियल गैस इक्वेशन। और इसमें कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। आइडियल गैस उस गैस को कहा जाता है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो, उनके बीच में डिस्टेंसेस जो है वो लार्जर हो, तो ओवरऑल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में उस गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो, और इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ओवरऑल गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल हो। इस तरीके से कुछ एजम्पशंस लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, प्रेशर को कंसीडर करते हुए, फोर्स को कंसीडर करते हुए, तो डेराइव होकर के आता है PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन केमिस्ट्री में ही पढ़ना होता है और फिजिक्स में ही पढ़ना होता है। केमिस्ट्री में डेराइव नहीं करना पड़ता है फॉर्मूला को, लेकिन फिजिक्स में डेरिवेशन के बाद में आता है PV इज इक्वल टू nRT। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्ल एस कहा जाता है, यानी मोती का राख किसको कहा जाता है। तो इसमें से ऑप्शन ए में जो सोडियम कार्बोनेट दिया गया है, सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10H2O यदि आ जाए 10H2O तो इसको वाशिंग सोडा कहा जाता है। और ये सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसको बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये चूना पत्थर है। और पोटेशियम कार्बोनेट इसको कहा जाता है पर्ल एस, यानी मोती की राख, इसी को कहा जाता है पोटेशियम कार्बोनेट को, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। तो HIV संक्रमण का पता लगता है, एक टेस्ट है उसका नाम है एलिसा टेस्ट। एलिसा का मतलब होता है इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, वही है ये एलिसा टेस्ट। इसी से पता चलता है HIV संक्रमण का, राइट ऑप्शन ए होगा। और इंडोस्कोपी क्या है, हमारे पेट के अंदर कोई खराबी है कि नहीं है इसकी जांच करने के लिए एक कैमरा के थ्रू, पाइप के थ्रू एक कैमरा पेट के अंदर भेजा जाता है और उसको देख लिया जाता है कि पेट के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, तो इसको इंडोस्कोपी कहा जाता है। और लिटनोट्रॉफी जो है वेव भेज करके किडनी में यदि कोई स्टोन है तो उसको तोड़ दिया जाता है इसके हेल्प से, यानी कहीं पर भी किडनी में या यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी यदि स्टोन बना हुआ स्टोन है तो शॉक वेव भेज करके उस स्टोन को तोड़ दिया जाता है और उसी को कहा जाता है लिटनोट्रॉफी। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत छोटे चीज़ों को देखने के लिए, एक तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से छोटी चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन उसके और बारीकी से स्ट्रक्चर को समझना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लाइट का यूज किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन के बीम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन की क्रियात्मक इकाई है। तो म्यूटेशन की क्रियात्मक इकाई है म्यूटॉन, राइट ऑप्शन बी होगा। और सिस्ट्रॉन जो है ये DNA का एक खंड है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने में शामिल होता है, सिस्ट्रॉन। उसके बाद रिकॉन जो है ये रिकम्बिनेशन की एक इकाई है, यानी पुनर्संयोजन की एक इकाई है। जबकि जीन क्या है, जीन जो है अनुवंशिकता की एक इकाई है, जेनेटिक्स की एक इकाई है।
नेक्स्ट, सीखने से संबंधित क्रिया मानव मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? तो ये है सेरिब्रम से संबंधित है और यही सीखने और समझने की प्रक्रिया से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी होगा। मेडुला ऑब्लंगेटा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है और ये मैनेज किस चीज़ को करता है? ये मैनेज करता है हार्ट बीट को, ब्लड सर्कुलेशन को और ब्रीदिंग रेट को ये रेगुलेट करता है। इससे रिलेटेड है कौन सा? मेडुला ऑब्लंगेटा। और हाइपोथैलेमस जो है ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, भूख प्यास, ब्लड प्रेशर, स्लीप यानी सोने वगैरह की एक्टिविटी को ये रेगुलेट करता है। मेन है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेरेब्रम जो है ये मांसपेशियों की गतिविधियों को रेगुलेट करता है, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख के सबसे बाहरी भाग को कहा जाता है? तो आँख का सबसे बाहरी भाग कॉर्निया कहलाता है। डायग्राम हम देखते हैं। यहाँ पे आँख का ये वाला जो सबसे बाहरी वाला जो भाग है, यहाँ के ये बाहरी वाला भाग और फिर यहाँ पे जो ये बाहरी वाला भाग दिखाया गया है, इसको कॉर्निया कहा जाता है। और ये वाला जो ब्लैक वाला जो ये घेरा है, इसको कहा जाता है आइरिस कहा जाता है। और इसके अंदर जो छोटा वाला जो ब्लैक वाला है जो है, इसको प्यूपिल कहा जाता है। तो इस तरीक़े से ये क्लियर है कि आँख का जो बाहरी वाला ये जो आवरण है, इसी को कॉर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट, फूल का कौन सा भाग विकसित होकर के फल बनता है? तो अंडाशय यानी ओवरी जो है विकसित होकर के फल बनता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना क्योंकि मटर के पौधे का उत्पादन कम समय में होता है। ये सही है। मटर के पौधे को स्वनिषेचित किया जा सकता है। ये भी सही है। मटर के पौधे बगीचे में आसानी से उगाए जा सकते हैं। ये भी सही है। तो ये सभी कारण थे। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जनन की शक्ति यानी पावर ऑफ रीजेनरेशन सबसे कम होता है। तो सबसे कम मस्तिष्क की कोशिकाओं में पुनर्जनन की शक्ति कम होती है। यदि किसी तरीक़ा से मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गई तो फिर से वो बन नहीं पाती हैं, परमानेंटली उसमें डैमेज आ जाता है। जैसे किसी को यदि लकवा मार गया तो वो ठीक तो होता है इलाज कराने पे, लेकिन कम्प्लीटली ठीक नहीं हो पाता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिकाओं में, ए। नेक्स्ट, सिनेप्सिस अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस विभाजन की किस अवस्था में होता है? सिनेप्सिस मियोसिस की किस अवस्था में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है, जो 2 चरणों में संपन्न होता है। प्रथम चरण में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तथा टेलोफेज। और इसमें से प्रोफेज 1 सबसे लंबी अवस्था होती है, जिसमें 5 जो है उप अवस्थाएँ शामिल होती है। यानी प्रोफेज 1 5 उप अवस्थाओं में पूरा होता है। और ये 5 उप अवस्थाएँ कौन कौन सी हैं? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। और इन 5 में से जो जाइगोटीन है, इसमें समजात गुणसूत्र एक साथ मिलकर जोड़े बनाते हैं, जिसे सिनेप्सिस कहा जाता है। तो सिनेप्सिस की प्रक्रिया विभाजन किस अवस्था में होती है? तो ये जाइगोटीन की अवस्था में होती है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, पत्ती का मुख्य कार्य है यानी लिव्स का क्या कार्य है? गैसों का आदान प्रदान, ये भी कार्य है। पत्तियों से ही गैसेस का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर और फोटोसिंथेसिस के बाद में ऑक्सीजन बाहर। ये पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उसी के थ्रू होता है। प्रकाश संश्लेषण भी इसका मुख्य कार्य है। प्रकाश संश्लेषण गैसे का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड उसी छिद्र के थ्रू, रंध्र के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू अंदर गया और नीचे से जल आया हुआ है, और क्लोरोफिल तो वहाँ पे है ही, और सनलाइट के प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण इसी का कार्य है। कूलिंग, जो ट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया हो रही है, वाष्पोत्सर्जन यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो बाहर निकल रहे हैं उसकी वजह से ठंडक भी होती है। तो कूलिंग भी पत्ती का कार्य है। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन भी पत्तियों का ही काम है। लेकिन इन चारों में से जो मुख्य कार्य है वो है प्रकाश संश्लेषण। राइट ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, यानी आरबीसी जो है वो नष्ट होने लगते हैं। और जो प्रभावित अंग है इसमें प्लीहा है स्प्लीन। स्प्लीन करता क्या है? स्प्लीन का प्राइमरी जो फंक्शन है वो ब्लड फिल्टर है, यानी ब्लड फिल्टर के जैसा ये एक्ट करता है। और प्रभावित जो अंग है यही है प्लीहा स्प्लीन। राइट ऑप्शन ए होगा।